ये कहानी मुल नाम के एक आदमी की है जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। लेकिन गांव में वो सबसे ज्यादा अमीर था। उसकी जमीन पे सबसे अच्छी खेती होती थी और किसी को ये नहीं पता कि आखिरकार मुल ये करता कैसे है। गांव के सारे लोग उसे मानते थे, कुछ उससे जलते थे, लेकिन मुल को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसके खेत में उसका भाई सयोटो भी काम करता था, लेकिन वो अपने भाई को इतनी वैल्यू नहीं देता। मुल के लिए सब कुछ उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे हैं। मुल अपने घर जाता है। उसके घर में उसके भाई की बेटी जिंग भी रहती है, लेकिन मुल उससे नौकरानी का काम करवाता था, जैसे कि घोड़ा साफ करना, घोड़ा धुलाना, घर का काम करना, और जिंग भी उसकी सारी बातें मानती थी। मुल अपने छोटे बेटे यांडा को समझाता है कि तुम अपने बड़े भाई और बड़ी बहन को देखो। तुम्हारा बड़ा भाई सीसा एक डॉक्टर बन चुका है और तुम्हारी बहन नूरी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में 1 साल के बाद वो भी एक इंजीनियर बन जाएगी। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता कि डिग्री तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है? तुम्हारे पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यांडा अपने पापा को समझाता है कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है, खेती करनी है, आपका हाथ बटाना है। मुल को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने बेटे को कैसे समझाए। वो अपनी बीवी ईबू के पास जाता है, ईबू से बात करता है, लेकिन ईबू अपने पति को समझाती है कि वक्त होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज अपनी बीवी के लिए बाहर से खाना लाता था और आज भी उसने वैसा ही किया है। उसकी बीवी खाना गर्म करती है, उसे देती है, वो सूप को पीता है, लेकिन सूप पीने के बाद उसे बहुत अजीब अजीब लग रहा है। उसकी बीवी को ऐसा लगता है कि शायद मुल थक चुका है। वो मुल को आराम करने के लिए कहती है। कल उसकी बेटी का बहुत बड़ा दिन है, तो मुल, यांडा और ईबू को नूरी के कॉलेज जाना है। सुबह हो जाती है। यांडा और ईबू तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन मुल को अभी भी बहुत अजीब लग रहा है। वो नहाने के लिए बाथरूम जाता है। बाथरूम में भी उसके साथ बहुत अजीब अजीब हो रहा है। अचानक से शावर बंद हो जाता है, उसके बाद शावर चालू हो जाता है और गीजर भी खराब हो जाता है और गीजर का सारा करंट पानी के अंदर आ जाता है। मुल ये सब देख रहा है, लेकिन वो फिर भी पानी के अंदर चला जाता है और करंट लगने की वजह से मुल की मौत हो जाती है। एक हंसता खेलता परिवार एक झटके में बिखर चुका है। मुल की मौत की खबर उसकी बेटी नूरी और बेटे सीसा दोनों तक पहुंच जाती है। वो दोनों भी घर आते हैं। पूरा परिवार बिखर चुका है, सब कोई रो रहे हैं। लेकिन इसी बीच गांव का सरपंच बूढ़ी यांडा को समझाता है कि मुझे पता है कि ये तुम लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त है, लेकिन इससे भी बुरा वक्त आ सकता है। तुम्हारे पापा की मौत क्लीवन ट्यूसडे को हुई है और इस दिन जिसकी भी मौत होती है वो अपने साथ पूरे परिवार को मार देता है। अगर तुम्हें मुल की आत्मा के कहर से बचना है तो तुम्हें एक रस्म करनी पड़ेगी। जब मुल को कब्रिस्तान ले जाया जाएगा तो तुम चारों, यानी कि तुम तीनों, बेटा और बेटी और ईबू, रास्ते में प्लेट तोड़ते हुए जाएंगे ताकि मुल की आत्मा का श्राप तुम लोगों को ना पड़े। यांडा और नूरी ये बात मान जाते हैं, लेकिन सीसा को ये बात बहुत अजीब लग रही है। वो कहता है ये क्या जाहिल वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम इन सारी घटिया बातों पे यकीन करें। मैं अपनी माँ को कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन नूरी सीसा को समझाती है कि हमें ये करना पड़ेगा, कि गांव की मान्यता है। मजबूरी में सीसा मान जाता है। सब कोई मुल को लेके कब्रिस्तान जा रहे हैं। ईबू की हालत बहुत खराब है, वो प्लेट तोड़ नहीं पाती। सीसा भी अपनी माँ से कहता है कि अगर आपको ये नहीं करना तो मत कीजिए। सीसा और ईबू ये रस्म करते नहीं है, लेकिन नूरी और यांडा ये रस्म कर देते हैं। वो लोग मुल को लेके जाते हैं और उसे दफना देते हैं। अब वो लोग अपने घर लौटते हैं। ईबू की हालत अब भी बहुत खराब है, लेकिन अचानक ईबू को मुल की आवाज सुनाई देती है। ईबू, कहाँ हो तुम? ईबू, देखो मैं आ गया हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? ईबू चिल्लाने लगती है, कहाँ है आप, कहाँ है आप? मुझे अपने साथ लेके चलिए। लेकिन ईबू को मुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ईबू की चिल्लाने की आवाज नूरी भी सुन लेती है। नूरी अपनी माँ को समझाती है कि पापा हमें छोड़ के जा चुके हैं। ईबू कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन फिर अचानक ईबू को ठंड लगने लगती है। ईबू को समझ में नहीं आ रहा कि उसे इतनी ठंड क्यों लग रही है। सब कोई तो सो जाते हैं, लेकिन ईबू अचानक जाके सड़क पे लेट जाती है। जब सुबह में सबकी आंख खुलती है तो वो लोग देखते हैं कि ईबू रोड पे सोई हुई है और एक कार उसे कुचलने वाली है। सीसा किसी तरह से अपनी माँ को बचा लेता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, ईबू यहाँ पर कैसे आई। लेकिन बूढ़ी यांडा को फिर याद दिलाता है कि मैंने कहा था ना, वो रस्म करना जरूरी है। अब मुल की आत्मा आके पूरे परिवार को मार देगी। अगर इससे बचना चाहते हो तो मैं एक ओझा के बारे में बताता हूँ, वहां जाके उससे मिलो। लेकिन सीसा अब भी उसकी बात नहीं मानता। सीसा और यांडा के बीच में झगड़ा हो रहा है। सीसा
सीसा यांडा को समझाता है कि अब मैं फैमिली का हेड हूँ, तो यहाँ पर वही होगा जो मैं कहूंगा और मैं इन सारी बातों पे नहीं मानता, ना ही तुम्हें मानने दूंगा। नूरी उन दोनों को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई ये नहीं देख पाता कि उस घर में मुल्क की आत्मा आ चुकी है। उनके घर में मरम्मत हो रही है और मरम्मत के दौरान ईबू के कमरे के पंखा का हुक धीरे धीरे खुलता जा रहा है। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया और आज फिर ईबू को मुल्क की आवाज सुनाई दे रही है और फाइनली उसे उसका पति दिख भी जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पंखा नीचे गिरता है और वो ईबू को मार देता है। अब ईबू भी इस दुनिया से जा चुकी है। उन तीनों भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। अब तो यांडा को यकीन हो चुका है कि जो सरपंच कह रहा था वो बिल्कुल सही है, हमें ओझा के पास जाना ही पड़ेगा। वो अंदर जाके सीसा को बताता है, लेकिन सीसा अभी भी ये करने को तैयार नहीं है। यांडा और सीसा के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, लेकिन सीसा अब भी कुछ मानने को तैयार ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है। यांडा को समझ में आ जाता है कि उसका बड़ा भाई उसकी बात नहीं सुनेगा। वो यूरी को समझाता है कि हमारे परिवार के ऊपर खतरा है। हम दोनों ने तो रस्म की थी, लेकिन सीसा ने कोई रस्म नहीं की थी, तो अगला खतरा शायद उसके ऊपर है। प्लीज मेरी बात सुनो, हम लोगों को उस ओझा के पास जाना ही पड़ेगा। नूरी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन अब वक्त था कि उन तीनों को धीरे धीरे करके अपने माँ बाप यानी कि इब्बू और मुल्क की आत्माएं दिख रही है। सीसा को भी दिखती है, यांडा को भी और नूरी को भी। यांडा और नूरी ये बात पे यकीन कर लेते हैं कि अब मुल और इब्बू की आत्मा उन्हें मारने के लिए उनके घर में आ चुकी है। लेकिन सीसा अब भी इन सारी बातों पे यकीन नहीं कर रहा। उसने अपनी आंखों से मुल और इब्बू की आत्माएं देखी है, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। वो दवाई खाता है और सो जाता है। लेकिन अब नूरी और यांडा उस ओझा से मिलने के लिए घर से चले जाते हैं। फाइनली वो उस औरत के पास पहुंचते हैं जिसका नाम है सुकमा। एक तरफ नूरी और यांडा अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ जब सीसा की आंख खुलती है तो सीसा को बहुत ठंड लग रही है। सीसा अपने ऊपर दिखता है तो उसके रूम में तो पंखा चल ही नहीं रहा, तो उसे इतनी ठंड कैसे लग रही है। वो जेंग से पूछता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? जेंग मना करती है, नहीं मुझे तो कोई ठंड नहीं लग रही। सीसा को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी माँ के कमरे में जाता है, तभी उसे उसके माँ के कमरे में एक अजीब तरीके का पत्थर मिलता है। वो उसकी फोटो खींचता है और इसे अपनी बहन नूरी को भेज देता है। इन सारी बातों से बेखबर नूरी और यांडा उस औरत से बात कर रहे कि आखिरकार हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्या इसलिए कि सीसा ने वो रस्म नहीं की थी? वो औरत उन्हें समझाती है कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पापा क्लीवन ट्यूसडे को मरे और तुम्हारे बड़े भाई और तुम्हारी माँ ने रस्म नहीं की? गलत सोच रहे हो। तुम्हारे परिवार के ऊपर जादू किया गया है, काला जादू। कोई तुम्हारे परिवार को मारना चाहता है। तो ये सोच के मत बैठे रहना कि तुमने और नूरी ने रस्म की है तो तुम दोनों बच जाओगे। कोई नहीं बचेगा। सुकमा की बातें सुन के यांडा और नूरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इन सब से बेखबर सीसा घर में अकेला है, लेकिन तभी उसे उसके पापा दिखते हैं और उसके पापा सीसा को अपने पास बुला रहे। सीसा मेरे बच्चे मेरे पास आओ ना। अपने पापा को देख के सीसा मुल्क के पीछे भाग जाता है। जेंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। सीसा अपने पापा के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है और अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। उसका पैर घायल हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। किसी तरीके से वो सड़क पे पहुंचता है। उसे अब भी बहुत ठंड लग रही है। वो टेम्पो वाले से मदद मांगता है और टेम्पो वाला उसे पास के क्लिनिक में छोड़ देता है। वो क्लिनिक के अंदर जाता है। उसे बहुत ठंड लग रही है। वो चादर को ओढ़ लेता है और वार्ड बॉय को ऐसा लगता है कि शायद ये एक मुर्दा है। वो सीसा को मुर्दा घर में ले जाता है। जब वार्ड बॉय वहां से चला जाता है तो सारे मुर्दा जागते हैं और वो सीसा को मार देते हैं। यांडा और नूरी इन सारी बातों से अनजान थे, लेकिन तभी जेंग का कॉल उन्हें आता है। जेंग उन्हें बताती है कि सीसा कहीं मिल नहीं रहा। वो लोग अपने गांव पहुंचते हैं। तब गांव का एक आदमी उन्हें बताता है कि सीसा शायद एक क्लिनिक में है। वो लोग उस क्लिनिक में जाते हैं और फाइनली वो अपने भाई की लाश देखते हैं। कुछ ही दिनों में उनके मम्मी पापा और उनका बड़ा भाई तीनों के तीनों इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। यांडा अपनी बहन को समझाता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें वो रस्म करनी ही पड़ेगी। नूरी मान जाती है क्योंकि अब नूरी को ठंड लग रही है, यानी कि अब नूरी की बारी है। वो लोग सुकमा के पास जाते हैं। सुकमा उन्हें समझाती है कि इस जादू को तोड़ने के लिए तुम दोनों को कब्र में रहना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारा सर बाहर रहेगा और कुछ भी नहीं। मैं जादू करना शुरू करूंगी
और इस दौरान आत्माएं तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिखाएंगी और ये भी दिखाएंगी कि आखिरकार तुम लोगों के साथ ये सब कौन कर रहा है और क्यों। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ से बाहर मत निकलना। वो दोनों मान जाते हैं। सुकमा जादू करना शुरू करती है और उन दोनों को बारी बारी आत्माएं दिख रही है और फाइनली नूरी को अपने पापा दिखते हैं। वो डर के मारे वहां से भागती है। नूरी को और भी आत्माएं दिख रही है और अब फाइनली आत्माएं उसे बताती है कि ये सब उसके परिवार के साथ कौन कर रहा है। कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है जब मुल इस गांव का सबसे ज्यादा अमीर आदमी था, लेकिन उसका भाई सोयोटो, जिसकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी, उसके पास जमीन के अलावा कुछ नहीं था। उसे पैसों की जरूरत थी। मुल ने अपने भाई को पैसे तो दिए, लेकिन साथ ही साथ उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया और उसकी बेटी को अपने घर की नौकरानी बना दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मुल ने अपने बेटे सीसा और नूरी को बहुत पढ़ाया और वो अब अपने छोटे बेटे यांडा को भी पढ़ाना चाहता था, लेकिन वो चेंग से नौकरानी वाले काम करवाता था। चेंग ये सारी बात जाके अपने पापा को बता देती है और तब सोयोटो ये फैसला करता है कि वो इसका बदला लेगा। वो काला जादू करता है और उसके बाद वो अपनी बेटी को 4 पत्थर देता है और कहता है कि बारी बारी इसे सबके बिस्तर के नीचे रखती रहना। सबसे पहले बारी आती है मुल्क की, उसके बाद इबू, फिर सीसा और अब बारी थी नूरी और उसके बाद यांडा की। उनका प्लान बिल्कुल साफ था, सबको मार देना और उसके बाद इस पूरे प्रॉपर्टी की सिर्फ एक ही वारिस बचेगी, जेंग। लेकिन अब उनका प्लान फेल हो चुका था। सुकमा के जादू की वजह से जादू का असर अब उल्टा हो चुका था और अब ये काला जादू सोयोटो को मारेगा। सोयोटो अपने घर में नूरी की मौत की खबर का इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर उसे ठंड लगनी शुरू हो जाती है। वो समझ जाता है कि जादू पलट चुका है, लेकिन इससे पहले वो भाग पाता या कुछ कर पाता, आत्माएं पहले उसे मारती है और उसके बाद उसकी बेटी जेंग को। दोनों के दोनों खत्म हो चुके हैं और अब यांडा और नूरी बच चुके हैं। नूरी ये फैसला करती है कि वो इसी गांव में रहेगी अपने भाई के साथ और इस गांव वालों की मदद करेगी। वो दोनों बहुत खुश है। आपको क्या लग रहा है, कहानी खत्म? नहीं, कहानी अभी भी बाकी है। कहानी हमें एक बार फिर से सुकमा की तरफ लेके जाती है और आज सुकमा से मिलने के लिए गांव का सरपंच बूढ़ी आया। बूढ़ी जो कि हमेशा से ये चाहता था कि मुल्क की जमीन उसकी हो जाए और अब इस जमीन को पाने के लिए बूढ़ी काला जादू करेगा। यानी कि इसका पार्ट 2 तो आने ही वाला है, जहां पर खतरा एक बार फिर से नूरी और यांडा के सिर पे मंडराएगा। आपको क्या लगता है, क्या होगा पार्ट 2 में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।